Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? जल्दी से बता दो सभी लोग. गुड आफ्टरनून सागर, ग्लैडविन, गगन. ग्लैडविन आपका क्या नाम है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद. अच्छा, ग्लैडविन ही नाम है. मॉडर्न नाम, काफी मॉडर्न नाम निकाला घर वालों ने. कहाँ से हो आप ग्लैडविन? जैन सृष्टि. तो कल रिवीजन किया था ना सभी लोगों ने कि टाइम पास किया बस मूवीज वगैरह देख के? ओके ओके, फाइन फाइन. रिवीजन डन. अक्षत का डन है, ऋषभ का. जय हिंद ऋषभ. बाकी लोगों का क्या सीन है भाई? ठीक है, फाइन. चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. वैसे थोड़ा डिले है अपन. ठीक है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं. आई होप आप सभी लोग लास्ट क्लास पढ़ के हैं, क्योंकि मैं एक दो कंसेप्ट आपके रिकॉल करने वाला हूँ इसके अंदर. ठीक है ना? तो फोकस करके देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है. इस बार आपके सीडीएस एनडीए में इस पर्टिकुलर क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे. मतलब सबसे ज्यादा तो पिछली क्लास से थे, उसके बाद में ये था. ठीक है ना? हाँ, पॉलिटी रिकॉर्डेड रहेगा. ओके. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. नाउ अगर आपको पिछली क्लास में कुछ चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो अपन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी. डाल्टन भैया क्या कहते थे, किसी को याद है? डाल्टन दद्दू क्या कहते थे भाई? उन्होंने सबसे बड़ी कमी क्या थी उनमें, उनकी थ्योरी में, उनके पोस्टुलेट्स में? उनके पोस्टुलेट्स में सबसे बड़ी कमी क्या थी? हाँ, एटम नॉट डिविजिबल. एटम क्या नहीं होता? डिविजिबल नहीं होता. अब ये जो आज अपन थ्योरी पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं, देखो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो डिविजिबल होता है. तो वहीं पे उनकी स्टोरी क्या हो गई, उनकी कहानी हो गई खत्म. ठीक है ना? वहीं पे उनकी कहानी क्या हो गई, खत्म. नहीं, स्टेबिलिटी सबसे बड़ा इशू नहीं था. स्टेबिलिटी तो आपके रदरफोर्ड मॉडल में था, अक्षत. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. प्रणाम संध्या. चलिए अभी देखिए आगे जाके क्या होती है भाई. आ, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या होती है, डिस्कवरी होती है. जैसे कि आपके जे जे थॉमसन वगैरह हो गए. ये लोग क्या करते हैं, कुछ और पार्टिकल्स के आपकी डिस्कवरी करते हैं. ना सबसे बड़ा साइंटिस्ट के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था ना, नहीं स्टार्ट ही हुआ है. साइंटिस्ट के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था ना, वो क्या आ रहा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसे कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसे कंडक्ट होती है? अच्छा, किसी को पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? किसी को रीजन पता है इस चीज का? वाई द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो क्यों करता है? एनीवन? हाँ, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह मत लेके आना. मैं वो वाला आंसर नहीं चाहता हूँ कि एक तरफ वोल्टेज कम है एक तरफ ज्यादा है तो फ्लो करेगा. अभी अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से बताओ. हाँ, देखो जो सबसे बड़ा रीजन था ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है भाई, ये रीजन क्या था आपका? ये रीजन ये था कि इनको पता चला कि भाई जो करंट फ्लो करती है ना, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही है. ऐसे क्या कर रही है आपकी? आई फ्लो करती है. तो एक्चुअल में करंट तब फ्लो करती है जब इसके अपोजिट में क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं.
तो इससे इनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या लगा, थोड़ा आइडिया लगा, जिससे इनको पता चला कि नहीं भाई आपका एटम तो क्या है, डिविजिबल है। तो क्या पता चला कि एटम क्या होता है, डिविजिबल। और यहीं पे आपके डाल्टन की क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है ना, उनकी थ्योरी की क्या हो गई भाई, स्टोरी खत्म, उनकी प्रेम कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके। अब इसके बाद में देखिए कुछ आपके फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे एक तो इस बार ही आ गया था, ई गोल्डस्टीन का नाम याद रखना। 1886 के अंदर इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज कैनाल रेज आपके फाइंड की, जिनको इन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन बोला। क्या बोला भाई, प्रोटॉन बोला। प्रोटॉन का चार्ज आपको याद रहना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू टेन की पावर -19। कितना, +1.6 इंटू टेन की पावर -19 कुलाम। कुलाम क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है, फिजिक्स में पढ़ोगे। वहीं जो मास होता है ना प्रोटॉन का, वो कितना होता है, 1.67 इंटू टेन की पावर -27 kg। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। ठीक है ना। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं आपके भाई, जे थॉमसन, जिनके अपन एक थ्योरी भी पढ़ेंगे। इनका भी अलग ही मॉडल था, 1900 के अंदर आए। इन्होंने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिले। क्या मिले भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इनको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, ऑलमोस्ट ये जो आपके प्रोटॉन होते हैं इनके बराबर होता है, बट नेगेटिव होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में देखो सेम होता है, 1.6 इंटू टेन की पावर -19, बस नेगेटिव होता है। और इसकी मास की बात करें तो ऑलमोस्ट देखो नेग्लिजिबल है, 9.109 इंटू टेन की पावर -31 है। यहाँ पे देखो -27 है, तो ये बड़ा है। और ये क्या है, काफी छोटा है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ओके, ठीक है। ऑल्सो कोल्ड कैथोड रेज। एक्चुअल में देखो, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन ये जो फाइंड किया गया ना, इनको कैथोड रेज से क्या किया गया, आपके फाइंड किया गया। इनको कैथोड रेज भी बोलते हैं अपन। ठीक है, ये इनविजिबल रेज होती है। और ये कैथोड रेज आपकी कहां से कहां मूव करती है, कैथोड टू एनोड करती है। अब एनोड और कैथोड देख लो क्या होता है। आपने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एनाइन पढ़ाया था। अच्छा, एनाइन बताओ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, और एक पढ़ाया था कैटाइन। जल्दी से बताओ कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या होता है, जल्दी से बताओ। अब देखो मैंने आपको एनाइन और कैटाइन पढ़ाया था। कैटाइन क्या होता था भाई, कैटाइन होता है आपका पॉजिटिव, वहीं एनाइन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। वैसे ही देखो आपकी क्या होता है भाई, कैथोड होता है, कैथोड होता है। जैसे कैटाइन में पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, नेगेटिव। और एक ऐसे ही होता है आपका एनोड। एनोड क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने बताया नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे। नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से निकलेगा ना, यहां से निकलेगी। और नेगेटिव किस पे जाके चिपकेगा, एनोड पे। तो ये मान लो आपकी क्या है भाई, कैथोड है, और ये मान लो एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे क्या करते हैं, आपके एनोड पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है। अगर ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, आपके थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो अगर उनके एब्सेंस है तो ये एकदम सीधे चलते हैं। ये जो कैथोड रेज होती है ना, कैथोड रे ट्यूब्स देखी होगी आपके, ये जो पहले वाले टीवी वगैरह आते थे ना, इन टेलीविजन में यूज होता था, है ना, जो पिक्चर होता है ना उसके पीछे यूज किया जाता था, ये अंदर की साइड में। तो ये टीवी वगैरह में आपके काफी ज्यादा यूज किया जाता था। इसके अलावा भी देखो काफी सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए थे, फाउंड हुए थे। जैसे कि एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने देख लिया, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। एक जैसे आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन हो गया, ओके। आपका न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉजिट्रॉन हो गया आपके। एंड ऐसे ही आपका एक म्यून हो गया, म्यून। ये सारे क्या आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब ये एटम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, फाइन। तो इस तरीके से देखो आपकी थ्योरी की क्या हुई भाई, आगे जाके विकास होता जाता है। सबसे पहले देखो डेमोक्रिटस आया, फिर आपके जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन ने क्या दी, अपनी पोस्टुलेट्स दी। अब उसकी पोस्टुलेट्स काम की नहीं, तो आगे जे थॉमसन आता है, और जे थॉमसन क्या लेके आता है, अपना अपना मॉडल लेके आता है, दैट इज प्लम पडिंग मॉडल, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, जब आपकी एटम के अंदर पता चल गया कि भाई डिविजिबल होता है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो डाल्टन जी की थ्योरी तो यहाँ खत्म हो गई। तो आपकी नई थ्योरीज आने लगी। ठीक है ना। ओके। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, वो चार्ज की वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू टेन के पावर -19। ये किसने डिटरमाइन की, तो ये की आपके आर ए मिलिकन ने। किसने की, आर ए मिलिकन ने। अब सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं अपन, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन जी देखो क्या कहते हैं, पूरा समझने वाला है, रटने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। थॉमसन जी देखो क्या कहते हैं कि भाई जैसे आपका तरबूज होता है ना, तरबूज तो सबने खाया ना भाई,
है जी। तरबूज खाया है ना सभी ने? वाटरमेलन, वाटरमेलन खाया है ना? हाँ, मिलिकन, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। बताओ भाई, खाया है ना सभी ने कि नहीं खाया है? इस गर्मी में नहीं खाया तो कब खाओगे? चलो ठीक है। तो जैसे आपका तरबूज होता है ना भाई, ये मान लो आपका तरबूज है, ठीक है, ये क्या है? तरबूज है। इन्होंने क्या बोला भाई, कि जैसे तरबूज के अंदर क्या होते हैं, आपके बीज होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं आपके तरबूज के अंदर बीज होते हैं। तरबूज में दो पार्ट देखने को मिलता है, एक तो रेड पार्ट, है ना, एक तो आपका रेड पार्ट। सबसे पहले मैं इसको रेड ही कर लेता हूँ। एक तो आपको देखने को मिलता है भाई रेड पार्ट ऐसे पूरा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो तरबूज होता है ना, इसके अंदर ये रेड पार्ट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिवली चार्ज बोलूंगा। मतलब ये क्या है? सारे के सारे प्रोटॉन्स है। और इनके अंदर ये जो काले काले बीज है, इन बीजों को इन्होंने क्या बोला? इनको बोला भाई आपके इलेक्ट्रॉन्स। रेड पार्ट क्या है आपका? रेड पार्ट क्या है भाई? ये तो आपका प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपका ब्लैक पार्ट है, इनको क्या बोला भाई? इनको बोला आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने बोला जो एटम होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि भाई जैसे तरबूज होता है, तरबूज के अंदर वो जो रेड पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो एम्बेडेड आपके बीज है, ये बीज आपके किसकी तरह होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितना प्रोटॉन्स है ना उतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं भाई? कट कर देते हैं, है ना। देखो, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अपने को पता है चार्ज दोनों पे सेम होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो इनके हिसाब से भाई जो एटम होता है ये कंप्लीटली क्या होता है? होल आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज रहा ना नेगेटिव चार्ज रहा, ठीक है ना। तो इस मॉडल को देखो क्रिसमस पडिंग भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्लम पडिंग मॉडल किसके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं, ठीक है ना। ओके। तो ये देखो आपके वोल क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता रहे थे। अब इनका ये सीधा सा भाई तुक्का सा सिंपल सी बात है, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया? फेल हो गया। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या हो गया भाई? फेल हो गया। इनकी कहानी भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, जिन्होंने एक्चुअल में कुछ बड़ा काम किया, बड़ा करके दिखाया, है ना, कुछ आपका बड़ा करके दिखाया, उनके बारे में बात करेंगे। पहले इसका आंसर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? मेहता साहब फुल ऑन रिवीजन पे चल रहे हैं जेठालाल के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है। कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। नहीं भाई, कैथोड से एनोड जाता पड़ा है आपको। इन द absence of electrical and magnetic field, cathode rays travel in straight line and television picture tubes are cathode ray tubes। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। ये CDS 1 2024 में आया था। अरे गलत है दिया, पोल गलत आ गया भाई। हाँ, वो गलत हो गया था ना इसलिए। आपको बोला इनमें से कौन से आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब ये क्वेश्चन आया था ना, ये CDS 1 2024 का, और ये लिटरली थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों को ये पता था इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। दिक्कत की बात है यहाँ पे म्यून।
ये म्यून इसलिए पूछा कि उस टाइम में थोड़ा आपके न्यूज के अंदर था, ठीक है ना। ये भी क्या आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो आपके क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, है ना। ये पहले तो आपके कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स दे रहे थे, कोई भी थ्योरी दे रहे थे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स और थ्योरी दे रहे थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है, म्यू नहीं है, वो बाकी के तीन है। देखो कुछ चीजें एडवांस भी पढ़नी पड़ेगी, 11th 12th की पढ़नी पड़ेगी, जो बीच बीच में मैं कवर करवाता रहूंगा, है ना। जैसे कि कैथोड रेज वगैरह आपके एनसीईआरटी 9th 10th के अंदर नहीं है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो 11th 12th का मैं कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो। ओके फाइन। चलिए अभी देखिए इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल। अब इवोल्यूशन देखो कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था डेमोक्रेटिस। डेमोक्रेटिस ने क्या बोला था भाई, सिंपल सी थ्योरी बोली थी कि उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में कौन है आपके, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आप अपन ने पोस्टुलेट्स वगैरह देखी थी, बोला कि एटम डिविजिबल नहीं होता है। इसके बाद में प्लम पुडिंग मॉडल देखा अपन ने, जे थॉमसन वाला। उसने क्या बोला भाई कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अभी नेक्स्ट आने वाला है भाई आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी पे मोस्ट फोकस करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर से आया था आपके, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसी के अंदर आया था, हाँ अनस्टेबल होता है वो। चलिए देखिए, अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो क्या पता चला। रदरफोर्ड ने देखो भाई क्या किया, पिक्चर बदल दी इन्होंने पूरे। अब जो रदरफोर्ड था ना, ये अलग ही इंसान था भाई। अलग इंसान मतलब इसने ऑलमोस्ट चीजें आपकी पता कर ली थी। मतलब अगर अपन मेन किसी को वो देना, क्या बोलते हैं भाई उसको, खिताब दे कि किसी ने कोई रियल में रिसर्च किया, तो वो आपके रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, आपके एक गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली भाई, एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड होता है ना आपका मेटल, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कोई बताएगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, कोई बताएगा, एनीवन। तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है भाई, गोल्ड का सिंबल होता है आपका AU। इन्होंने क्या ली भाई, एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब एक गोल्ड की आपकी क्या ली, शीट ली। इस शीट के ऊपर क्या करवाया भाई, आपके अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाई, स्कैटरिंग करवाई या फिर बॉम्बार्डमेंट करवाई, ठीक है ना। इन्होंने एक गन ली, गन के अंदर अल्फा पार्टिकल्स डाले, और अल्फा पार्टिकल्स क्या करवाई, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आपके टकराव करवाए। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। अल्फा पार्टिकल देखो क्या होता है, हीलियम सबने सुना है ना, व्हाट इज हीलियम, ठीक है। अब हीलियम की अगर बात करूं, तो हीलियम का मास कितना होता है, मास नंबर होता है 4, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अगर मैं इस हीलियम से आपके क्या करूं, 2+ चार्ज कर दूं, इसके ऊपर कितना चार्ज कर दूं, 2+ चार्ज कर दूं, है ना। मतलब क्या करूं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो इससे। तो इसको बोलते हैं अपन अल्फा पार्टिकल, मतलब डबली चार्ज हीलियम एटम को ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि अल्फा पार्टिकल में मास कितना होता है, मास आपका 4 ही रहेगा। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन्स मैंने बताया था चेंज नहीं होते, 2 के 2 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 थे, दोनों निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे, 0। न्यूट्रॉन्स पूछ ले तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स के, तो आंसर कितना है, 2, ठीक है ना। हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आपकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इसकी क्या करवाई गई भाई, बॉम्बार्डमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गोल्ड की फॉइल क्यों ली अपन ने, किसी और की क्यों नहीं ली। देखो इसके पीछे भी एक रीजन है। गोल्ड को इसलिए चूज किया गया क्योंकि आपको पता होगा, आगे जाके पढ़ोगे कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब इनको पीट पीट के आप एकदम पतली परत में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एल, ये जो आपका गोल्ड होता है ना, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, इसको पीट पीट के आप क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये लगभग आपके 1000 एटम्स क्या होती है, थिक होती है, तो मतलब ये काफी दूरी तक आपकी क्या होगी, फैलेगी। ओके। अब जब देखो इन्होंने क्या करवाया, इंसिडेंट्स करवाया, तो अपने को क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिला। इधर देखो ये अल्फा पार्टिकल है, ये मान लो एटम है पूरा का पूरा, ये क्या है, पूरा का पूरा एटम है, ठीक है ना। तो इन्होंने जब इंसिडेंट करवाया ना, ठीक है, तो क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आपके एकदम ऐसे सीधे चले गए। ऐसे क्या चले गए, एकदम सीधे चले गए, बिना कोई डिफ्लेक्शन के, सीधे सीधे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, कितने, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एकदम सीधे चले गए, बिना कोई डिफ्लेक्शन के, एकदम स्ट्रेट चले गए। कुछ पार्टिकल्स इनको देखने को मिला, वो क्या कर गए, ऐसे आपके डिफ्लेक्ट कर गए। ऐसे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए, कोई देखो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, किधर ना किधर आपका डिफ्लेक्ट कर गया। बट कुछ पार्टिकल, सम पार्टिकल, एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, मतलब अगर 12,000 ये हीलियम अल्फा पार्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं ना,
तो उसमें से एक पार्टिकल आपका वापस आ रहा था टकरा के, टकराया, टकराने के बाद में वापस आ रहा है, मतलब 180 डिग्री से क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। ये चीज, ये इनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिली ये सब करवाने के बाद में, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपको याद रहनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गए कुछ ना कुछ एंगल पे, और 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल आपके क्या हो गए, रिबाउंड हो गए 180 डिग्री से। ये वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 12,000 है, ठीक है ना, 12,000 है, 20,000 नहीं है। ओके, अब इसके बाद में देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकला, इसके बाद में देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकला। 12,000 है ना, 20,000 थोड़ी है। 12,000 है कि 20,000 है? 12,000 होना चाहिए यार, एक बार कंफर्म कर लो ना, गूगल पे देख लो। अब इससे देखो इनको क्या क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब देखो कुछ पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एकदम सीधे चले गए, कोई भी उनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनके रास्ते में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो इनको क्या पता चला कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट क्या आपका खाली है, इसी कारण कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सबसे पहला कंक्लूजन, ठीक है ना। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या निकला, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो आपके क्या हुए थे भाई, डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है ना। देखा था ना अपने ने सेकंड स्टेटमेंट, बहुत ही कम पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हुए। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव पार्टिकल है, और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो कुछ पार्टिकल्स जो आपके कुछ ना कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, उससे क्या पता चला कि भाई पॉजिटिवली चार्ज स्पेस क्या आपका बहुत कम है। क्योंकि देखो मोस्ट तो आपके क्या चले गए, सीधे चले गए, ठीक है ना, मोस्ट पार्टिकल्स तो क्या चले गए आपके, सीधे चले गए। बट कुछ पार्टिकल्स आपके क्या थे, डिफ्लेक्ट हो गए। रीजन क्या है कि मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज है तो सही बट वो बहुत कम है। बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बहुत ही कम, मतलब आउट ऑफ 12,000 वन पार्टिकल क्या कर रहा था, 180 डिग्री वापस आ रहा था। इससे क्या पता चला कि भाई जितना का जितना पॉजिटिव चार्ज है ना, और ऑलमोस्ट ऑल द मास, सारा का सारा मास एटम का, ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, आपके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, किसके, गोल्ड के। ये जो गोल्ड का एटम था ना, इसके सेंटर में अपने को देखने को मिला कि भाई वापस क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे अपने को पता चला कि भाई सारा का सारा मास आपका कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, ठीक है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। इसी को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की इस तरीके से क्या हुई भाई, डिस्कवरी हुई, किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ चीजें और कही, ये भी ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में अपने को पता है क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे क्या करते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं ठीक है। एक और चीज इन्होंने कैलकुलेट की, क्या कैलकुलेट की, साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई जो साइज है ना न्यूक्लियस का विथ रेस्पेक्ट टू एटम, ये कितना है भाई, ये है 10⁻⁻15 मीटर। कितना है भाई, 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में या परसों की क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि जो एटम होता है, एटम का जो रेडियस की अगर बात करूं, तो ये कितना होता था, 10⁻⁻10 मीटर, इस ऑर्डर का होता था। वहीं अगर मैं इस न्यूक्लियस की देखूं, तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो एटम की रेडियस होती है, ये क्या होती है आपकी, 10⁻5 टाइम्स होती है आपकी किसके, न्यूक्लियस की। क्योंकि देखो इसमें 10⁻5 मल्टीप्लाई कर दिया तो एटम की रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, 10⁻5 कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई आपका, इसकी आ जाएगी एटम की। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें भी आपके देखो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आए। थ्योरी तो देखो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल थी आपकी, ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी, बट कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। अब ड्रॉबैक्स देखो क्या क्या आई। पहली ड्रॉबैक इन्होंने, एक ही बड़ी ड्रॉबैक थी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, इन्होंने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब देखो कोई भी चीज अगर भागेगी भाई, दौड़ेगी, तो वो क्या करेगी, रेडिएट करेगी एनर्जी, एसिलरेट करेगी तो क्या करेगी, रेडिएट कर, मतलब बाहर एनर्जी निकालेगी। बाहर एनर्जी निकालेगी तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस सेल के अंदर चल रहा था, सेकंड ऑर्बिट के अंदर, इसकी एनर्जी जैसे ही कम होगी तो ये तो सेकंड में फॉल कर जाएगा, और इसमें घूमेगा काफी देर तक, बाद में एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये फाइनली किस में जाके गिर जाएगा, ये तो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन तो भाई न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, तो
न्यूक्लियस में देखो अगर इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएगा और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव है तो वहां पे तो ब्लास्ट वाला सीन हो गया है ना। तो एटम क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि ट्रू नहीं है। एटम तो आपका काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, आपकी खराब हो गई। ठीक है ना। अब रदरफोर्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है ना, एक फैक्ट नोट नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम में पूछते हैं। कुछ मैं बीच में फैक्ट्स भी लिखाता रहूंगा, वो लर्न करते जाना। जो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हो गए, आपके सीमेंस हो गए, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, आपके स्टोर किया जाता है एक लिक्विड के अंदर, ताकि ये लंबे टाइम तक आपके टिक सके, जिंदा रह सके। वो लिक्विड कौन सा होता है भाई, वो लिक्विड होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है ना। ये क्या होता है, काफी ठंडा होता है, कोल्ड होता है आपका, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर बताओ, ये है इस बार CDS 1 2025 में। ठीक हो जरूरी नहीं है वही आंसर हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैन वी सेल इट। क्यों सेल करना है क्या आपके पास गगन। किसकी, किसका ऑर्गन स्टोर करके रखा है भाई। इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मेरे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपके इनमें से कौन सा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात है, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंटर कर पाए, कंपेयर भी कर पाए एटम न्यूक्लियस का साइज, और न्यूक्लियस क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो भी एक्सप्लेन कर पाए। चलिए अभी इसका बताओ, CDS 2 2022। वैसे मैंने न्यूट्रॉन शायद आपको पढ़ाया नहीं अभी, है ना। चलो इसको एक बार ना, हम्म, एक बार लीव करो, ठीक है ना इसको। इसका बताओ आप, ये भी इसी बार आया था, क्योंकि अभी मैं न्यूट्रॉन पढ़ाऊंगा आपको। क्या स्पाइरल, क्या ये टेस्ट वाली चीजें ना वहां पे भेजना, ग्रुप पे भेजना। अभी वो खोल के देखिएगा, मैं टाइम वेस्ट होगा फालतू में। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवरी की थी। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब देखो एक ही टॉपिक से CDS ने दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक चैप्टर से नहीं, एक ही टॉपिक से। तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे इस बार मैं यूपीएससी CSC का पेपर देख रहा था, देखा था क्या भाई सभी लोगों ने। यूपीएससी CSC का पेपर देख रहा था। मैं उसके अंदर इकोनॉमिक्स देख रहा था। मैंने कभी देखा नहीं है CSC के अंदर ये चीज़, कि भाई जो आपके ये डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट से दो न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए, और दो पूछ लिए एक ही टॉपिक से। CSC जैसा एग्जाम, इतना बड़ा मतलब सिलेबस है, और एक टॉपिक से दो क्वेश्चन उठा दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना, इसी की डिस्कवरी की थी। चलो इसका बताओ। Which one of the following conclusion could not be derived from the Rutherford's alpha particle scattering experiment? Most of the space in atom is empty. The radius of the atom is about 10 to the 5 or 5 times the radius of nucleus. Electrons move in a circular path of fixed energy called orbits. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus.
बी कौन लगा रहा है भाई? बी तो सही है ना, तीसरा गलत है। फिक्स्ड एनर्जी नहीं थी, ठीक है ना। एनर्जी चेंज होती रहती है, वही तो दिक्कत थी, यही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए इस बार का इंडिया का देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? यार ये कितना इजी क्वेश्चन था, इसका सी क्यों लगा रहे हो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इनमें से कौन सी ऑब्जर्व नहीं की गई? देयर इज ए न्यूट्रल सेंटर। भाई न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल कहाँ होता है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका सेंटर में होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूट्रल कैसे होगा? यही तो गलत है। थर्ड तो सही है ना, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, यही तो बात बोली उन्होंने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे। ओके, तो ये वही हाइपोथेसिस है जो अभी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना। एक बार इस इमेज को देख लेना, वही बात है। ओके, कि कुछ आपके डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आपके वापस आ गए, कुछ सीधे चले गए। ठीक। अब आता है बोर। बोर भैया देखो क्या कहते हैं, सबको बोर करने आए हैं क्या? तो बोर के बारे में थोड़ा सा जानना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस बार मेरे को लग रहा है एग्जाम के अंदर आपके बोर ही पूछेगा। ठीक है ना। तो इस मॉडल को अच्छे से करके जाना, क्योंकि थोड़ा हटके मॉडल है ये। अब रदरफोर्ड वाले में क्या आ रही थी दिक्कत? दिक्कत आ रही थी भाई, वही आपकी एनर्जी वाली दिक्कत आ रही थी, है ना। उसके लिए वो कुछ अच्छा पोस्टुलेट नहीं दे पाया, तो बोर को अपॉर्चुनिटी मिल गई। बोर बोला कि मैं देगा पोस्टुलेट, मैं बनेगा राजा। ठीक है। तो बोर क्या लेता है, लेके आता है, जैसे डाल्टन आया था वैसे ही अपनी पोस्टुलेट्स लेके आता है, बट ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट के साथ आया था मेरे हिसाब से। ठीक है। तो टू ओवरकम ड्रॉबैक्स किसकी भाई? रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए इसने देखो क्या किया। इसने आपके कुछ पोस्टुलेट दी। क्या क्या पोस्टुलेट दी? देखो सबसे पहले दी कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन दी एटम। कि भाई जो एटम होता है ना, इसके अंदर ये जो आपकी ऑर्बिट्स होती है ना, इनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। जिनकी फिक्स होती है वही आपकी क्या होती है? अलाउ होती है। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके रेडिएट नहीं करते एनर्जी। ये पोस्टुलेट है उसकी, कि जब ये रिवॉल्व करेंगे तो मैं कहता हूं कि ये आपके रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा देखो इन्होंने क्या बोला। अब देखो जब रेडिएट ही नहीं करेगा तो भाई आपके इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं गिरेगा, अंदर नहीं गिरेगा तो वो स्टेबल हो गया ना, तो इसकी थ्योरी तो सही निकल गई फिर। ईच ऑफ दीज ऑर्बिट शेल हैज ए फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल शेल्स। अब देखो ये जितनी भी ऑर्बिट थे ना, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो ऑर्बिट होगी ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। मतलब मान लो मैं बोलता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, ऐसा नहीं है 9 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। तो इनके अंदर जब आपके रिवॉल्व करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिटल शेल्स बोलते हैं। जैसे KLMN पढ़ा था ना, कल की क्लास में पढ़ा था अपन ने। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, है ना। मोमेंटम जानते हो ना, कि भाई इसका तो मोमेंटम बन गया। जैसे एक गाड़ी है, मोमेंटम को ऐसे समझ लो, ये गाड़ी है, गाड़ी नहीं ट्रक समझ लो। ये काफी बहुत सारे टायर वाला ट्रक है। ये ट्रक एकदम 80 की स्पीड पे और पूरा लोडेड है। ठीक है। और एक दूसरा ट्रक है, ये मान लो आपका क्या है, वही सेम ही ट्रक है, बट ये एकदम खाली है। अब इसका ब्रेक लगाऊं और इसका ब्रेक लगाऊं, पहले कौन सा रुक जाएगा भाई? सेम स्पीड है दोनों की, बता सकता है कोई? अगर दोनों का मैं ब्रेक सेम टाइम लगाऊं, कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगा? बताओ जल्दी से। कौन सा पहले रुक जाएगा? खाली वाला रुक जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम बन चुका है, इसका मोमेंटम काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है।
बाकी मोमेंटम फिजिक्स फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको मोमेंटम समझ में आएगा, मतलब कंसेप्चुअल समझ में आएगा व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऐसे देखो ये एंगल गोल गोल घूम रही है, तो एंगल बन रहा है हर जगह, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है आपका, जनरेट हो जाता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका भाई, h/2 पाई का। किसका होगा, h/2 पाई का। किसका होगा भाई, h/2 पाई का। ये जो h होता है इसको क्या कहते हैं अपन, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लांक्स कांस्टेंट का कोई वैल्यू बता सकता है मेरे को, क्या होता है, एनीवन? प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? तो भाई जो भी आपकी शेल होगी ना, इसका क्या होगा भाई, जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये इसका मल्टीपल होगा h/2 पाई, मतलब nh/2 पाई। मतलब जैसे मान लो के शेल है, के के लिए n इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/2 पाई। जैसे आपकी शेल हो गई कौन सी, एल हो गई, के एल। एन कितना होता है, 2 होता है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2h/2 पाई। सिमिलरली तीसरे की निकल जाएगी, है ना। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो भाई, तीसरे की भी निकाल सकते हो। एम की अगर आपको निकालनी है तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3h/2 पाई। अब आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई बताओ ये जो पर्टिकुलर शेल है, इस शेल के लिए आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ओके, ठीक है जी। इफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग आउटर टू इनर, अब ये बात समझो, ये आपकी भाई न्यूक्लियस हो गया, ये मान लो आपकी फर्स्ट शेल हो गई, ये मान लो सेकंड शेल हो गई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, आउटर शेल से यहां से जंप करके इसके अंदर आएगा। अगर ये जंप कर रहा है तो क्या करेगा भाई, आउटर से इनर आ रहा है तो क्या करेगा, आपके एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब बाहर की तरफ एनर्जी छोड़ेगा, मतलब लूज करेगा एनर्जी, क्योंकि अंदर वालों की एनर्जी कम होती है। वही अंदर से अगर बाहर जाएगा तो क्या करेगा, अंदर से बाहर जाएगा, बाहर वाली शेल में जाएगा, तो अब इसको एनर्जी चाहिए होगी, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये सारी की सारी इसने पोस्टुलेट्स दी जो आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। ठीक है जी, फाइन। अब इसकी भी देखो कुछ ड्रॉबैक्स है, ये ड्रॉबैक्स आपको थोड़ी रटनी है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना तो आपकी 9th-10th के एनसीईआरटी के अंदर है, और ना आपके एग्जाम के अंदर इतना पूछा है। ठीक है ना। अगर आ भी गए यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये बस नाम याद रखना कि सबसे पहले फेल टू एक्सप्लेन दी जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है भाई, ये जो आपका इस एटम्स का स्पेक्ट्रा निकालो ना, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, वही मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। वॉयलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या कर रहा था, वॉयलेट कर रहा था। अच्छा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या दिखाता है, ये आपको अनसर्टेनिटी दिखाता है या फिर एरर दिखाता है इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट या फिर आपका मोमेंटम। ठीक है ना। ये अब इसका एक फॉर्मूला याद रखना, ये डेल्टा एक्स किसको दिखाता है, ये दिखाता है पोजीशन को, और डेल्टा पी की क्या दिखाता है, आपके अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स किसको दिखाता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या दिखाता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब एरर। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है आपका h/4 पाई। वही वाला h है ये आपका। ठीक है ना, वही वाला h है। अभी मैं थोड़ी देर में h की वैल्यू आपको बताऊंगा। तो ये रिलेशन याद रखना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और याद रखना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है भाई, कि जैसे ही मान लो, ये मान लो आपका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये आपकी लाइट वेव आ रही है। लाइट वेव जैसे ही क्या करती है, आपके एक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है ना, तो इसकी वेवलेंथ मान लो पहले लेमडा थी, तो अब ये वेवलेंथ क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है, या तो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रमन इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपके न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने की। कब की, 1932। आपके एसएससी में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई न्यूट्रॉन कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ था, बट सीडीएस ये नहीं पूछेगा। ठीक है ना। चार्ज इस पे क्या होता है भाई, चार्ज एकदम ये जीरो होता है, मतलब एकदम न्यूट्रल होता है। इसके मास की बात करें तो जो प्रोटॉन का मास होता है ना वही होता है, बट ये स्लाइटली हैवियर होता है प्रोटॉन से, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, हैवी होता है, बट अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, उतना ही होता है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अंदर बताओ मेरे को कि कितने न्यूट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो।
कितना आएगा? 0। देखो इसका मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो अपने को पता है न्यूट्रॉन कितने होते हैं भाई, तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। प्रोटॉन कितना है? 1 है। भाई न्यूट्रॉन निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? 1 माइनस 1 0 आएगा। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना, 0 होता है। ओके, तो भाई प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का ना मास याद रखना, मास कितना होता है इसका? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, अब बाकी की चीज़ें मैं आपको वापस रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसको अपन एक्स से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ पे जेड जो होता है वो क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है, याद है ना सभी को? एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला जो ए होता है ये क्या होता है? आपका मास नंबर होता है, ठीक है। ओके, एंड मैंने यहाँ पे क्या बताई थी आपको कि जेड क्या दिखाता है? इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट इलेक्ट्रॉन किस केस में होता है? इफ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, जो पिछली क्लास में बताया था आपको। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने क्या बताया था? न्यूट्रॉन्स मैंने क्या बताया था? आपके ए माइनस जेड के बराबर होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक और क्वेश्चन इस बार वाले एनडीए के अंदर। अच्छा, न्यूट्रॉन्स होते कहाँ है? सबको पता है ना, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में ही होते हैं। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। इसीलिए तो सारा मास यहीं पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूट्रॉन। अभी वो पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका आंसर बता दो यार, कहाँ गया वो? ये रहा, इसका बता दो अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट? हाँ, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। काफी ज्यादा टाइम दे, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि न्यूट्रॉन्स के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। बट और ऑप्शन देखते हैं। न्यूट्रॉन पोजेस जीरो एनर्जी, ये तो ठीक है, जीरो एनर्जी होती है तभी तो वो मूव नहीं करते। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस, एकदम सही है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, जब अंदर है तो भाई अराउंड कैसे रिवॉल्व करेंगे? अराउंड तो आपके इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। फाइन, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो इसी बार के एनडीए का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आंसर लगा दिया ना। कौन सा करेक्ट आपसे ये पूछा है? अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले तो इसको एलिमिनेशन से ट्राई कर लो, अगर हो जा रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भाई दिमाग लगाओ। पहले तो एलिमिनेशन से ट्राई कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा करेक्ट है? ए न्यूट्रॉन इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। ऐसा कभी होता है क्या भाई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर जाता है? नहीं जाता है ना। न्यूक्लियस के अंदर कभी आपका इलेक्ट्रॉन जाता है? नहीं जाता है।
तो ऐसे कैसे न्यूट्रॉन बन जाएगा? तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम ही एब्सर्ड है, एकदम गलत है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। अब ये सोल्व करके देखना पड़ेगा, है ना, कि क्या इलेक्ट्रॉन का मास आपके प्रोटॉन के मास में 2000 का डिवाइड कर दो तो आ जाता है? तो ये सोल्व करके देखना पड़ेगा, इसको लीव करता हूँ एक बार। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। नहीं भाई, ये होता था आपके कैंसर ट्रीटमेंट में यूज, है ना, आयोडीन यूज होता था आपके गोइटर के, तो ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। जे थॉमसन प्रोपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन्स। जे थॉमसन वाले में तो भाई थे ही नहीं आपके, न्यूक्लियस था ही नहीं। जे थॉमसन वाले मॉडल में तो सिर्फ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आपके पार्टिकल्स थे, तो उस वाले में तो न्यूट्रॉन्स था ही नहीं, ना ही आपके न्यूक्लियस था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब कंफर्म है कि बी आंसर होगा। अदरवाइज बी को सोल्व करके देख लो। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 के सॉरी, मास कितना होता है भाई, मास 1.67 ही होता है ना, 10⁻⁻27 kg होता है ना, यही होता है ना। अब इसमें 2000 का डिवाइड करके देखना, आपका सेम ही आंसर आएगा। देखो 3 पावर 4 पावर लगेगी, साफ ही दिख रहा है, यहाँ पे 31 समथिंग आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यही आंसर होगा, बाकी ज़्यादा टाइम लगाने की ऐसे कंसेप्ट में ज़रूरत नहीं है। अभी ये एक चीज़ वापस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, तो इसको देख लो ध्यान से, ठीक है ना, रिकॉल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन फिलिंग एंड वैलेंसी, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, तो जल्दी जल्दी बताऊंगा, टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको अच्छे से। ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, याद है ना? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट है ना भाई, जैसे मैं सपोज करो बोलता हूँ आपके कौन सा ले लेते हैं, Na ले लेते हैं, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11। अगर मैं बोलूँ Na+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा, आप कैसे लिखते हो, 281। इसका कैसे लिखोगे, 28। क्या दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? इसका देखो एकदम फुलफिल है और इसका एकदम आपका फुलफिल नहीं है ना। अब ये 28 है, एकदम फुलफिल है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये एकदम क्या हो गया, इनर्ट हो गया आपका, कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी फुलफिल है। जबकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये चाहता है मेरे को कोई जल्दी से एक ऐसा मिल जाए जिसको मैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, दे दूं, और मैं क्या हो जाऊं, एकदम इनर्ट हो जाऊं। तो ये देखो एकदम रिएक्टिव, और ये देखो एकदम इनर्ट है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो आपके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वही डिसाइड करते हैं कि भाई वो जो आपका एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं भाई कोई एलिमेंट की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी वो कौन डिसाइड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। नाउ आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या करवाया था भाई, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं आपके कौन से शेल के अंदर। जैसे मैंने बताया था के शेल, एल शेल, एम शेल, बताया था ना। अब के अंदर मैंने n इक्वल्स टू 1 बताया था, ये n क्या होता है, इस n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2n², ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो मतलब जैसे के शेल के अंदर कितने भरे जाएंगे, 2, एल शेल के अंदर 8, और एम शेल के अंदर कितने भरे जाएंगे, 18, ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन आउटरमोस्ट शेल्स। जो आउटरमोस्ट शेल होती है ना, इसके अंदर मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन ना पहले देखो के शेल में भरे जाएंगे, इसको पूरा फिल करोगे, फिर एल शेल में भरोगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया बट बाकी के सारे आगे वाले में कर दिया, नहीं, पहले के को पूरा फिल करो, फिर एल को करो, फिर एम को करो, ऐसे आपके एकदम सीरीज में चलेगा। अभी चलिए कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैं एलिमेंट लिखता हूँ जल्दी से, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी वैलेंसी बताना, ठीक है ना। चलिए देखिए, इधर लिखता हूँ मैं क्या, आपके एलिमेंट, एलिमेंट नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपकी वैलेंसी लिखूंगा, वैलेंसी, ठीक। जैसे सबसे पहला लेते हैं अपन कौन, हाइड्रोजन। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, वन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वन। आपको सिर्फ वैलेंसी बतानी है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 1। बताओ वैलेंसी कितनी होगी। अब वैलेंसी देखो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है। जैसे आपका दूसरा हो गया हीलियम। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 ही हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी बताओ जल्दी से क्या होगी, वैलेंसी बताओ जल्दी से क्या होगी। जैसे तीसरा देखिए लिथियम।
लिथियम क्या हो जाएगा आपका, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको लिखेंगे अपन 2,1। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। अब ये एक क्या कर सकता है, आपके दे सकता है, ले नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। हाँ, इसकी आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। ये ना तो देना पसंद करेगा ना लेना पसंद करेगा, क्योंकि ये फुलफिल है। तो लिथियम की कितनी हो जाएगी भाई, ये एक देना पसंद करेगा। अब देना पसंद करेगा तो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। लिथियम के बाद में देखिए बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4। 4 का क्या हो जाएगा भाई, 2,2। तो ये क्या करेगा आपके, दो देना पसंद करेगा, दो देना पसंद करेगा तो क्या आ जाएगा, +2। बेरिलियम के बाद में क्या आ जाएगा, बोरोन। बोरोन जैसे आपके 5 हो गया, 5 का क्या हो जाएगा, 2,3। ये क्या करेगा, आपके 3 देना पसंद करेगा, तो आ जाएगा +3। फिर आता है देखो आपके कार्बन। कार्बन जिसका एनोमलस बिहेवियर है, या फिर आप बोल सकते हो एक स्पेशल मान लो पोजीशन मिली है इसको, इसका होता है 6, तो 2,4। अब देखो कार्बन ना चार ले भी सकता है और चार दे भी सकता है, ठीक है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये चार दे भी सकता है और चार ले भी सकता है, इसी कारण ये शेयरिंग वाला काम ज्यादा करता है, जो अपन क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, इसके बाद में देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 है, 2,5। तो ये लेना पसंद करेगा, 3 आपके इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये 3 लेना पसंद करेगा। कैसे निकालोगे, 8 से माइनस कर दो 5 को, 8 से 5 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। बट अपन क्या लिखेंगे, -3। ठीक है ना, क्योंकि लेना पसंद करेगा। इसके बाद में देखिए आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 का क्या हो जाएगा, 2,6। तो ये क्या करेगा, 6 आपके इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 माइनस 6 करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा, क्योंकि अगेन लेना पसंद करेगा। फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो 9 होता है, 2,7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7, एक आपका लेना पसंद करेगा। ठीक है, फ्लोरीन के बाद में क्या आएगा भाई, नियोन। नियोन क्या है, इनर्ट आपका, है ना। क्यों है, देखो 2,8 फुलफिल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ना तो लेना पसंद करेगा ना देना पसंद करेगा, क्या हो जाएगा, अगेन 0। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी निकाल सकते हो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। समझ गए ना। ठीक है, अभी कुछ चीजें मैं आपको एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, उतनी आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछी है वो चीजें, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर किसी बच्चे को एकदम ही समझ में नहीं आता, जनरली वो उसको दिक्कत होगी जिसने 11th 12th के अंदर साइंस नहीं पढ़ी है, तो उन बच्चों को डरना नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से इतना ज्यादा भी आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, उस पे जाने से पहले इनके आंसर दे दो जरा। Which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy? क्या हो जाएगा इसका आंसर, नील बोर ने कहा था भाई ये, कि भाई कोई एनर्जी रेडिएंट ही नहीं होती है, उसी की तो पोस्टुलेट थी ये, कि कोई एनर्जी बाहर निकलती नहीं और ये सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर चलता है। हाँ, घबराना नहीं है आपको। चलो ये बताओ, CDS 2 2024 का है, इनमें से कौन सा आपके रेस्पॉन्सिबल है डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो कौन से होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था ना, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं आपके। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। अच्छा पहले आ गया, कोई बात नहीं है, अभी लेट आएगा।
चैंपियन टीम्स नेवर फियर ऑफ रिजल्ट, दे जस्ट नो द प्रोसेस। अभी हम लोग चैंपियन है तो खुद के लिए क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं अपन, स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चंस डिटो रिपीट हो जाते हैं तो इनका ध्यान रखना स्पेशली। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको कंसेप्ट, कि कैसे आपके एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देखते हैं कौन बता पाता है। ये वैसे क्वेश्चन आपका वैलेंसी पे बेस्ड है, वैलेंसी पे बेस्ड है। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एक एलिमेंट है एक्स, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना क्या बनाता है, XCl2 बनाता है। देखो यहाँ पे 2 आ गया है। विच इज ए सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। अब कुल मिला के वो यही पूछ रहा है कि इनमें से एक्स क्या हो सकता है आपका, एक्स आपका क्या हो सकता है। देखो एक्स के साथ 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो समझ लो क्या सीन है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ना कितने भी थ्योरी पढ़ा लो नहीं कर सकते। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया था ना, कल मैंने वो कंबाइनिंग दिखाया था आपको, NaCl के साथ रिएक्ट करता है। इसका भी शायद एग्जांपल दिया था, एल्यूमिनियम Cl के साथ रिएक्ट करता है, कैसे AlCl3 बना, तभी आप कर पाओगे। नाउ सी सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। Cl पे चार्ज कितना होता है, -1। तो अगर Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा भाई, ना कि NaCl2, तो पहला हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, ठीक है। और Cl पे कितना होता है, -1, तो क्या बनेगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, AlCl3 बनेगा, ना कि AlCl2, ये भी गलत, ठीक है। फिर देखिए आपका Mg पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। वहीं Cl आपके एक एक क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो 2 क्लोरीन अटैच करने पड़ेंगे ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा देखो, MgCl2। के और Na तो सेम ही श्रेणी वाले लोग है, ये भी +1 वाला है, तो क्या बनेगा यहाँ पे भी KCl बनेगा। तो आंसर क्या होगा, MgCl2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये देखो पूरा वैलेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ऐसा CDS में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। जो मैं आपको बोल रहा था, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, समझ में आए तो बढ़िया बात है, क्योंकि जनरली नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को दिक्कत हो सकती है इसमें, बट समझने की कोशिश करना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ सी, अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले आपके दो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, फिर सेकंड वाले में 8 किए जाते हैं, फिर 18, 32, यही बताया ना। बट आगे जाके पता चलता है कि इनके अंदर सब शेल भी होती है ना। जैसे ये के शेल है ना, इस के शेल के अंदर भी क्या होती है, आपकी सब सेल होती है। आपके एल सेल के अंदर भी क्या होती है, सब शेल्स होती है। तो ये सब शेल को क्या कहते हैं अपन, इनको कहते हैं SPDF। क्या कहते हैं भाई, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। अब इनके लिए ना आपके टोटल क्या होते हैं भाई, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। इनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया रखना, अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो टफ वाला आता है वो आ जाए तो आ जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन ये आप ऑलरेडी देख चुके हो कि कौन सी नंबर भाई क्या है, आपकी ऑर्बिटल है। एन से क्या पता चलेगा आपको, कि जैसे ये एटम है, एटम के बाहर कौन सी नंबर क्या है, ऑर्बिटल है, पहली ऑर्बिटल है, दूसरी ऑर्बिटल है। अगर एन की वैल्यू 1 तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल, 2 तो मतलब सेकंड ऑर्बिटल। फिर दूसरा आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, इसको डिनोट करते हैं एल से। किससे करते हैं भाई, एल से अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है जी, ओके। अब ये इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना, एल की क्या निकालनी है भाई, आपको वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है n-1। जो भी एन की वैल्यू है ना, जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाले के लिए एल की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो 1 से 1 माइनस कर दिया तो कितना है 0, ये हो गई एल की वैल्यू। जैसे दूसरी वाली के लिए आपको एल की वैल्यू निकालनी है, एन क्या है 2, तो 2 से -1 किया तो कितना है 1, ये हो गई आपकी एल की वैल्यू। समझ गए? तो इसको बोलते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके बाद में आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, पहले तो ये ध्यान रखना है, इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, इसको डिनोट करते हैं एम एल से। किससे करते हैं? एम एल से करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l से लेके +l तक। जैसे कि फर्स्ट वाले में देखो आपकी एल की वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट वाले में n इक्वल्स टू 1 वाले में एल की वैल्यू क्या आई है 0 आई है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल्स टू 1 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है। जैसे दूसरे वाले के लिए देखिए एल की वैल्यू क्या आई है, पर +1 आई है ना, सॉरी 1 आई है आपकी। तो अगर 1 आती है तो इस केस में n इक्वल्स टू 2 में आपकी 1 आ रही है, तो आप क्या लिखोगे -1 0 +1। अगर मान लो 2 आती तो -2 -1 0 +1 +2, ऐसे क्या करते हैं अपन वैल्यूज लिखते हैं। फिर फाइनली आता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं अपन एम एस से। ठीक है ना, एम एस से डिनोट करते हैं। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ भी हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा भाई, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये वैल्यूज क्या आपकी फिक्स है। ठीक है। अब देखिए सब ऑर्बिटल्स कैसे काम करती हैं। तो एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में बोलेगा कि भाई जो एस ऑर्बिटल होती है ना, एस ऑर्बिटल के बारे में पूछ सकता है। एस ऑर्बिटल के लिए देखो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पी ऑर्बिटल की बात करूं तो 1 नहीं होती है कभी भी, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6। डी के लिए 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 7 8। एफ के लिए आपके 3 नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगी, 4 5 6 7 8। समझ गए? तो एस के लिए देखो एल की वैल्यू क्या हो सकती है पहले वाले के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरे वाले के लिए अलग होगी, तीसरे वाले के लिए अलग होगी। एम की वैल्यू देखो एन के 1 के लिए क्या हो जाएगी 0। अब जो एग्जाम में पूछे उसी के हिसाब से अपन को निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आप सभी की क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, सभी की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब एस पी डी एफ में देखो फर्क क्या है। एस का मतलब होता है कि इसके अंदर आप दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ना, ये ऐसे अपोजिट स्पिन में फिल किए जाते हैं। मतलब एक का मुंह ऊपर है तो एक का मुंह क्या होगा, नीचे होगा। तो इसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। पी ऑर्बिटल में कितने फिल कर सकते हो, पी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो कितने भाई, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, कितने कर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल की बात करूं तो मैक्सिमम 10 फिल कर सकते हो, और एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो मैक्सिमम 14 आप इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए जो आगे फर्दर सीरीज बनती है वो कैसे बनती है। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32। अब देखो सबसे पहले में 2 फिल होते हैं ना, इसमें जो सबसे पहली आपकी शेल होती है ये होती है 1s। अब s के अंदर मैंने बताया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसीलिए देखो 1s2 आपके इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए देखो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसके अंदर दो आपकी फर्दर क्या होती है, सब शेल होती है, 2s और 2p। 2s और 2p क्या होती है, फर्दर सब शेल। अब इसके अंदर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसके अंदर कितने आते हैं 6। तो टोटल कितने हो गए, देखो 8 हो गए ना। फिर देखो थर्ड ऑर्बिटल, इसमें 18 फिल कर सकते हो। तो पहले वाले में कितने कर सकते हो आप, 2 कर सकते हो। पी में कितने कर सकते हो 6, और डी में कितने कर सकते हो 8। कितने हो गए टोटल, अगेन देखो आपका कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 10, 8 नहीं सॉरी 10। कितना हो जाएगा भाई 10। तो अगेन देखो आपका सेम ही आ गया कितना, 18। अब ये सीरीज याद रखना भाई कि सीरीज क्या होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। बस इतनी याद रख लेना, इनफ है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या है सीरीज, सबसे पहले 1s में फिल करोगे, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d एंड फिर 4f। तो ऐसे सीरीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है। अब अगर मैं इसके हिसाब से फिल करूं तो देखो क्या आएगा, 1s2, पहले वाले में 2 आ गए। फिर 2s2, दूसरे वाले में भी 2 आ गए। फिर p में भी देखो आपके 6 आएंगे, तो 2p6, 6 आ गए। फिर 3s आएगा, तो 3s में तो 1 ही रहेगा ना, तो 3s 1। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बाहर छोड़ने की जिद में रहता है, जल्दबाजी में रहता है। ठीक है जी। अब हंट्स रूल की बात करते हैं। हंट्स रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली एनडी में ज्यादा पूछ सकता है, सीडीएस में कम चांस है, बट फिर भी थोड़ा आइडिया रखना। हंट्स रूल क्या कहता है कि भाई जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो ना, तो आप क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल सिंगल क्या करना है, फिल करना है। और जब तक एक शेल के अंदर आप पूरा फुलफिल नहीं कर दो ना, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जैसे यहाँ पे समझो, इन फिगर से आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन से नहीं आएगा।
जैसे देखिए इस वाले में देखो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन उल्टा है, फिर देखो सिंगल 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 वर्क है। अब सपोज करो इनमें सिंगल 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 वर्क है, तो आप ऐसे आप बोल सकते हो ना सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे यहाँ फिल कर देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देता हूँ, तो ये भी तो सही है कि दो यहाँ आ गए दो यहाँ आ गए, फिर देखो दो इसमें आ गए एक इसमें आ गया क्योंकि लास्ट में एक बचा, ये गलत है। अगर कोई ऑर्बिटल के अंदर फिल कर रहे हो ना तो सबसे पहले सिंगल सिंगल फिल करना है। जैसे मान लो इसके अंदर आप फिल कर रहे हो ना एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक, बट ये तो एक पूरा ऑर्बिटल है, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसके अंदर ही फिल होगा। अब इसके अंदर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, तो पहले एक फिर दूसरा। अब इसके अंदर जब फिल करोगे ना, मान लो आपके तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, फिर यहाँ फिल करोगे, फिर यहाँ, जब तक सिंगली सिंगली सब में फिल ना हो जाए ना तब तक आप फिल नहीं कर सकते हो। मान लो चार इलेक्ट्रॉन होते ना, चार इलेक्ट्रॉन तो तीन तो फिल कर दिया, अब चौथा यहाँ आएगा, फिर मान लो अगर पांच होते तो पांचवा यहाँ आता। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, फिल करना है। ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सिंगल 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 तो इनका स्पिन अलग नहीं होना चाहिए, जैसे एक का मुंह ऊपर है एक का नीचे एक का ऊपर है, सबका सेम ही तरफ क्या रहेगा, पहले मुंह रहेगा। जब वापस रिटर्न करके फिल करोगे ना तब आपका क्या होगा, नीचे होगा। तो हंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना भाई। ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स आपको क्या करते हैं भाई, फिल कर सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने में क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ठीक है जी। फाइन। अब चलिए क्वेश्चन है इसका आंसर दे दूं। क्लोरीन का जल्दी से ना मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो जल्दी से, उस 1s वाली सीरीज के अकॉर्डिंग। जल्दी से बता दो। ऐसा बता दो मेरे को कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किसके अंदर आएंगे, बस इतना बता दो। क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन सी सेल में आएंगे, कौन सी सब सेल में आएंगे। पी में आएगा। देखो फिल करके देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले आपका 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, है ना, फिर 3p6 आएगा। बट देखो कितने आ चुके हैं, 10 और 12 आ चुके हैं, पांच ही रहे हैं, तो 3p5 आएगा। समझ गए। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कौन सी सबसेल के अंदर आएंगे, तो 3p के अंदर आएंगे। ठीक है, 3p के अंदर आएंगे। अब ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अब आगे भी जो मैं एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपकी 9 10 के एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं कवर करवाता हूँ। ठीक है ना। मैं देखो एक्स्ट्रा चीजें ऐसे कवर करवाता हूँ, हर क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा कवर करवाता हूँ, क्योंकि एक साथ अगर आपको करवाने लगा ना ये, तो ये आपके ना तो मजा आएगा आपको पढ़ने में और आप पढ़ोगे भी नहीं, इसलिए मैं क्लास में करवाता हूँ। अभी नेक्स्ट दो छोटे से टॉपिक का ये और देख लो, है ना। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है भाई, किसी को पता है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एनीवन। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से। रेडियो एक्टिविटी पता है किसी को। देखो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। पहली बात तो ध्यान रखना कि रेडियो एक्टिविटी आपकी डिस्कवर किसने की, काफी बार क्वेश्चन आया है, हेनरी बैकरल ने किया। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट्स होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिट है देखो क्यूरी, और दूसरी यूनिट है आपकी रदरफोर्ड। इनके बीच में रिलेशन भी ध्यान रखना कि 1 क्यूरी इक्वल्स टू होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 4 आपका रदरफोर्ड। ठीक। अब रेडियो एक्टिविटी देखो होती क्या है, अगर कोई भी अनस्टेबल एटम है तो वो अनस्टेबल एटम क्या करता है भाई, एनर्जी रिलीज करता है आपकी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी आपकी रिलीज करता है ना। जैसे ही वो अनस्टेबल होता है, जैसे मान लो ये आपका यूरेनियम है, यूरेनियम पे आपने क्या किया, न्यूट्रॉन्स की बारिश करवाई, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी रिलीज करता है ना इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस डीकेज कॉजेज रेडियो एक्टिविटी। अब देखो इनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस डीके होता है ना, ये अलग अलग टाइप में आपको देखने को मिलता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर का। मतलब इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का इतना आपका असर नहीं होता है। अब ये डीके थोड़ा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं है बट पूछ सकता है क्या, ठीक है ना।
अल्फा डीके देखो सबसे पहले क्या होता है, बस इनको आप दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मास नंबर के अंदर कितना चेंज हो रहा है, और एक आपके इलेक्ट्रॉनिक नंबर के अंदर कितना चेंज हो रहा है। देखो अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। इसका मान लो आपका मास नंबर ए है और आपका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। ठीक है, जब आपका ये डीके होगा ना भाई, जब क्या होगा, ये आपका डीके होगा, ये क्या है, पेरेंट है, पिताजी। जब पिताजी भाई क्या होंगे, आपके डीके होंगे इसके। तो डीके होता है तो देखो क्या क्या निकलता है, जो आपके नए टाइप के एलिमेंट निकलेगा, एलिमेंट समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो इस जो नया बनेगा ना ये, इसका एक तो मास नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिक्रीज हो जाएगा। मास नंबर कितने से कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर आपके कितने से कम हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। मतलब ये जो डॉटर निकलेगा ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये निकला, ये गया कहाँ पे, ये कहीं नहीं जाता है भाई, ये एक्चुअली आपका अल्फा पार्टिकल बन जाता है। हील 4 तो देखो ये मास था ना, यहाँ चला गया, और एटॉमिक नंबर भी 2 आपका कहाँ चला गया। मतलब अल्फा पार्टिकल का देखो क्या हुआ है, आपके डिके हुआ है। मतलब अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ, आपके एमिशन हुआ है। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ है भाई, एमिशन देखने को मिलता है। समझ गए ना। और अल्फा पार्टिकल पता है ना इसके क्या होते हैं भाई, दो ही तो आपके प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता नहीं है। समझ गए। बीटा डीके के अंदर देखो क्या होता है, बीटा डीके के अंदर होता है कि मान लो कोई भी आपका पेरेंट है, इसका मान लो एटॉमिक नंबर जेड है और आपका मास नंबर क्या है, ए है। ठीक, इसको अगर अपन क्या करवाते हैं भाई, आपके डीके करवाते हैं। डीके करवाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो आपका जो डॉटर बनेगा, ओके, जो डॉटर बनेगा, उस डॉटर के अंदर आपका मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका एटॉमिक नंबर है ये क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई, एक से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा। यहाँ पे रिलीज क्या होता है भाई, रिलीज होता है आपका ऐसा एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास नंबर क्या है भाई, 0 है, और जिसका क्या है आपका, ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या हो जाता है, -1। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है, ये पॉजिट्रॉन्स भी कर सकता है। पॉजिट्रॉन्स क्या होता है, ऐसे समझ लो कि ये पॉजिटिव आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, ये आपका इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है, मतलब एकदम इसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, एकदम उल्टा है, इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको बोलेंगे बीटा नेगेटिव डीके, और अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके बोलेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके बोलेंगे। ये आपके एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम वगैरह है ना, वैसे एलिमेंट आपके कि उसका आप डीके करोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा ना, रेडिएशन के फॉर्म में। तो रेडिएशन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाते हैं, ये आपके डॉटर रह जाता है, मतलब पीछे वाला जितना पार्ट बच गया वो रह जाता है। इसके बाद में फाइनली आता है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, मान लो इसका आपका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। तो यहाँ पे गामा डीके होता है ना भाई, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। मतलब मास नंबर भी सेम रहेगा और जेड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ क्या होता है, रिलीज होता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी रेडिएशन को बोलते हैं गामा रे। इसी को क्या बोलते हैं, गामा रे बोलते हैं। और ये हाई एनर्जी फोटोन होता है आपका। हाई एनर्जी क्या होता है भाई, फोटोन होता है। काफी हाई एनर्जी होती है इसकी। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया रखना। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, आपने आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहला है हाफ साइकिल। हाफ साइकिल क्या होता है कि एक न्यूक्लियस को अपना हाफ डिके करने में जितना टाइम लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल बोलते हैं। एक तरीके से इसे समझ लो, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो लड्डू है, इस लड्डू को आधा खाने में जितना टाइम लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। गामा रेज, गामा रेज क्या होती है, मैंने बताया हाई एनर्जी फोटॉन्स होती है, और ये आपके कैंसर सेल्स को किल करने में क्या आती है, काम आती है ना, और बॉडी स्कैन करने में भी क्या आती है, काम आती है। ठीक है, गामा रेज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेडिएशन है। ओके, और इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं, जिनके अंदर मतलब ना तो कोई मास नंबर होता है, ना ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। ठीक है जी, ओके। साथ में एक्सरेज भी रिलीज कर देते हैं और रेडियो वेव्स भी रिलीज कर देते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी का देखो मेडिसिन के अंदर बहुत यूज है, जैसे आपके मेडिसिन के अंदर अपन ट्रेसर्स के लिए यूज करते हैं ना, बॉडी स्कैन करने वगैरह के लिए। आपके जैसे टेक्नेटियम हो गया, ये आपके रेडियोग्राफिक स्कैनिंग डिवाइसेज में यूज होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है आपकी।
जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है वहां पे यूरेनियम वगैरह आपके यूज होता है, ठीक है ना। यूरेनियम वगैरह क्या होते हैं भाई, आपके यूज होते हैं। ओके, आपके कार्बन 14 हो गया, ये भी क्या होता है, आपके एज वगैरह पता करने में काम आता है। अच्छा, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का क्या है, एंटी पार्टिकल आ गया, एंटी पार्टिकल है, ठीक है जी। कुछ और एलिमेंट्स देखो, देखो जो आपके क्या है, रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, तो इनके नाम याद रखना। रेडियो एक्टिविटी अपन किस में मेजर करते हैं, गीजर काउंटर में अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये भी एक फैक्ट ध्यान रखना। अभी बात करते हैं अपन लास्ट चीज की, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी इग्नोर मत करना, एंड हाई चांस है कि इससे इस बार आपकी क्वेश्चन आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो थोड़ा फोकस करना, नेक्स्ट 15 मिनट एकदम अच्छे से समझा दूंगा, बट फोकस नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये सभी लोगों को करना है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नव सी, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग रेडिएशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से क्या करते हैं, आपके ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, मतलब इनकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है, लगभग, ठीक है ना। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, मतलब बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं, बिना मीडियम के भी क्या कर सकते हैं भाई, ट्रेवल कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर जितने भी आपके रेडिएशंस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल तो पता है ना आपको, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है जी, फाइन। अब इनके बारे में ना जनरली या तो आपको यूजेस पूछता है एग्जाम के अंदर, या फिर एक और कंसेप्ट पूछता है, उस कंसेप्ट को पहले समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आया था पिछली बार वहां से। नाउ सी, कोई भी आपकी वेव है ना भाई, कोई भी वेव है, कोई भी आपकी क्या है, वेव है, उस वेव के अंदर क्या क्या होता है। एक तो देखो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप एफ से भी लिखते हो, बट अपन फिजिक्स की भाषा में इसको म्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरी जो चीज होती है ना, वो होती है आपकी लैम्डा, लैम्डा मतलब उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, जो आपने वो पढ़ी थी ना सुनामी के अंदर, वेव्स के अंदर, वही वाली चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो ये दो चीजें क्या होती है, एसोसिएटेड होती है कोई भी वेव से, आपके कोई भी रेडिएशन से, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक आपकी वेवलेंथ। अब मान लो कोई भी आपकी क्या है भाई, रेडिएशन है, एक्सरे हो चाहे गामा रे हो, कोई सी भी रेडिएशन हो, साउंड वेव हो, कोई सी भी वेव हो, अगर आपको उसकी एनर्जी निकालनी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। क्या होता है भाई, एच म्यू। अब यहाँ पे एच क्या होता है, यहाँ पे एच क्या होता है, एच वही चीज है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको क्या बोले हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अब याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, वैल्यू होती है इसकी 6.62 इंटू 10 की पावर -34। और प्लीज इसकी यूनिट भी याद रखना, यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड, ये इसकी क्या होती है भाई, यूनिट होती है, ठीक है ना। वैल्यू भी याद रखनी है और इसकी यूनिट भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी रेडिएशन की एनर्जी निकालने को बोले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एच म्यू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच म्यू, जहां पे एच क्या आपका कांस्टेंट है, मतलब इस पे तो एनर्जी डिपेंड कर ही नहीं है, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एनर्जी क्या है भाई, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर कोई रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। अगर किसी की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ये है सबसे पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है। अभी एक रिलेशन और बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन देखो क्या है, थोड़ा फोकस करना, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो क्या है, दूसरा रिलेशन है भाई कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना म्यू, ये फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आपकी सी बाई लेमडा के, किसके बराबर होती है, सी बाई लेमडा के, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे देखो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होती है, जितनी भी वेव्स होती है। यहाँ पे ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। जैसे मान लो साउंड वेव होती तो यहाँ पे साउंड की स्पीड होती है, या फिर कोई और वेव होती तो उसकी स्पीड होती है, यहाँ पे वी आता, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ।
अगर अगर देखो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में मैं म्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। म्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखो एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिराइव हो जाता है कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एच की जगह एच, और म्यू की जगह मैंने पुट किया सी बाई लेमडा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा होता है। दूसरा क्या फॉर्मूला बना, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। अब एक चीज देखो, मैंने अभी बताया जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। एच आपका कांस्टेंट है, तो अपन मान सकते हैं स्पीड भी आपकी कांस्टेंट है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे कर रही है। तो मतलब कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली कर रही है। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है भाई, आपकी डिक्रीज हो रही है। दूसरा देखो एक और आपका रिलेशन बन गया, ये भी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ये सारे रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यही सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये देखो मैंने बता दिया, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, देखो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। गामा रेस को किसने डिस्कवर किया था, आपके पोल विलियर्ड ने करेगा। एक्स रेस को डिस्कवर किया था रोडजन ने, है ना, रिलीज फ्रॉम कैथोड रेस। कॉस्मिक रेस की ध्यान रखना आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। कॉस्मिक रेस की क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अभी इनके यूजेस आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, यूजेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स की बात करूं तो ये रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। माइक्रोवेव की बात करूं तो ये सैटेलाइट हो गया, टीवी, मोबाइल, ओवेंस, इन सब में यूज होता है। इंफ्रारेड की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक ग्रिल्स, टीवी रिमोट, इंट्रूडर, अलार्म, अलार्म्स, थर्मल इमेजिंग, ऑप्टिकल फाइबर्स, ओल्ड नोट्स राइटिंग वगैरह। जो आप इनविजिबल राइटिंग होती है ना, उसको पता लगाने में ये सब क्या करती है, हेल्प करती है। इनविजिबल होती है जो इनविजिबल पेन बोलते हो जिनको आप। विजिबल लाइट, फिर देखो विजिबल लाइट से आप क्या देख पाते हो, विजन देख पाते हो, है ना, फोटोग्राफी कर पाते हो, इल्यूमिनेशन कर पाते हो। अल्ट्रावायलेट, ये सिक्योरिटी मार्किंग के लिए यूज होता है। आपके डिटेक्टिंग फेक बैंक नोट्स, अगर फेक बैंक नोट्स है तो इससे क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। वाटर को स्टेलाइज कर सकते हो, मतलब क्लीन कर सकते हो। एक्स रेज का मेडिकल में यूज होता है, सभी को पता है, एक्सरे, है ना, करवाते हो ना एक्सरे। सिक्योरिटी स्कैन में भी काम आता है, आपके वहां पे लगा रहता है, एयरपोर्ट पे लगा रहता है। गामा रेज आपके अगेन फूड को स्टेरलाइज करने में काम आता है, मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने में काम आता है, और कैंसर और उसके ट्रीटमेंट में भी क्या आता है, काम आता है। ये यूजेस प्लीज अच्छे से याद कर लेना, बार बार आता है। और भी देखो आपके एक्सरेज के यूजेस है। आपके जो वेल्डिंग जॉइंट्स है ना, वेल्डिंग जॉइंट्स पता करने के लिए काम आते हैं। ओके। इवन आपके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर भी आप इससे पता लगा सकते हो, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हो। और जो हार्ड टू रीच पोजिशन है ना, हार्ड टू रीच, उनको भी क्या कर सकते हो आप, उनमें भी अगर मान लो कोई क्रैक वगैरह है तो उनको क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, फाइन। अब ये टेबल थोड़ा सा समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टेबल से हैं। इसको समझने वाली बात है अभी। देखो समझने वाली बात क्या है, इस टेबल को याद करना ऑर्डर में, कैसे याद करना है देखो। सबसे पहले याद रखो रेडियो वेव्स, क्या याद रखना है, रेडियो। रेडियो के बाद में याद रखो माइक्रो, रेडियो से गई माइक्रो, माइक्रो के बाद में याद रखो आप इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में नियर इंफ्रारेड को मारो गोली, फिर याद रखो इनविजिबल, इनविजिबल के बाद में याद रखो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद में याद रखो एक्सरे, एक्सरे के बाद में याद रखो गामा रे। सबसे पहले आपको ये ऑर्डर याद करना है। अब दूसरी चीज देखो जो मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ना एक चीज, एक ऑर्डर याद कर लो, आपकी मर्जी है आपको कौन सा करना है। या तो ऐसा याद कर लो कि जब आप रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाओगे, नीचे से कहाँ जाओगे भाई, ऊपर की तरफ जाओगे। नीचे से कहाँ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपका जो म्यू है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मैंने क्या बताया, वेवलेंथ एकदम उल्टा होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये एक ऑर्डर याद रख लो बस, कि भाई रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 10 की पावर 11 है, यहाँ पे 10 की पावर 20 पहुंच चुका है। ठीक है। और आपकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर, और यहाँ पे देखो 10 की पावर -12 मीटर पहुंच गए। ठीक है ना, तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है।
और इसी का उल्टा भी ट्रू होगा। अगर आप देखो नीचे आओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कोई सा भी ऑर्डर याद कर लो, ठीक है ना। अब अगर आपको ये याद है तो एनर्जी भी याद रहेगी। ऊपर जा रहे हैं तो देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी ना, और नीचे आ रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नाउ आपके सीडीएस जैसे एग्जाम ने, सॉरी सीएपीएफ जैसे एग्जाम में एग्जैक्ट वैल्यू तक पूछिए कि विजिबल की बताइए भाई आपकी वैल्यू क्या होती है, जैसे 750 से 400 नैनोमीटर होती है। नाउ ये आपकी चॉइस है, आपको याद करना है नहीं करना है, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट कि यार टाइम आप लोगों के पास, आप थोड़ी थोड़ी एक बार ना वैल्यूज का आइडिया ले लेना ये कौन सी रेंज में एग्जिस्ट करता है। स्पेशली ये चार का तो ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैल्यूज भी पूछ लेते हैं। बट अगर नहीं याद हो रहा है ना तो कोई वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, कितना भी ट्राई कर लो। और नंबर नहीं गंवानी इस पर्टिकुलर टॉपिक के चक्कर में। नहीं हो रहा है तो छोड़ो, मारो गोली, आगे बढ़ो, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी इसका आंसर बताओ। ये तो किया हुआ है वैसे आपका पहले भी, ये किया हुआ है, ठीक है ना भाई। ये ग्रीन हाउस वाला है। क्या आंसर था इसका, इसका आंसर क्या था। ये तो अपन ने ज्योग्राफी में किया था आई थिंक। तो ये तो किया था ना अपन ने कि शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड होती है, ये तो आपके सन से एंटर कर जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ जो आपका अर्थ भेजता है ये वापस नहीं निकल पाती है। तो ये किया हुआ है, इसको मैं वापस रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, कॉल नहीं दे रहा हूँ इसके लिए। चलिए, ये लास्ट टॉपिक आज का, इसको जल्दी से देख लो, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। एक्स रेस के बारे में ज्यादा आपका एग्जामिनर क्या रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लो फिर क्लास खत्म है। तो एक्स रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। ये मिसलेनियस टॉपिक्स है। अब एक्स रेस देखो, सबसे पहले एक्स रेस के बारे में समझो कि ये बनी कैसे। एक्स रेस जब आपकी तब प्रोड्यूस होती है when electrons are accelerated through a potential different and directed at a target material। मान लो कोई टारगेट मटेरियल है, ये मान लो टारगेट मटेरियल है, मैंने क्या किए, आपके बहुत सारे हाई पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन क्या किए, जनरेट किए, और ये इलेक्ट्रॉन जाके जब इसके टकराएंगे ना तब आपकी एक्स रेज निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, एक्स रेज। इस तरीके से आपके एक्स रेज का क्या होता है भाई, जनरेशन होता है। इसका मेन रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स एकदम एनर्जी में थे, एकदम तेज भाग रहे थे, और अचानक से किसी के टकराए तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना। और जैसे ये टारगेट मटेरियल के ऐसे टकराने से इनकी एनर्जी लूज होती है, तो वही एनर्जी क्या होती है, आपकी एक्सरेज होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, सडन डिसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सडन डिसलेरेशन होता है ना, देखो एकदम स्पीड आ रहे थे, टकराने के बाद में एकदम स्लो हो गए, इससे क्या होता है, इनका जनरेशन होता है। अगर आपको एक्सरेज बनानी है तो आपको काफी हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। ये आपके ओपेक ऑब्जेक्ट से भी पास कर सकती है एक्सरे, ये तो सभी को पता है, आपकी बॉडी से पास कर सकती है ना भाई एक्सरे, आपकी हड्डियों की सारी इमेजेस वगैरह निकाल देती है। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये स्टेटमेंट। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये आपके वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया इनको, एक्सरे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई आपके क्या कर सकती है, वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू इनर ऑर्बिट्स प्रोड्यूस एक्सरेज। अब देखो जो एटम होता है ना, जब आपके आउटर से इनर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तब भी आपकी क्या होती है, एक्सरे रिलीज होती है, ठीक है जी। अभी इसका पूरा प्रोसेस देख लो कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, जब आप क्या करते हो, करंट अप्लाई करते हो कैथोड फिलामेंट पे। क्या करते हो भाई, कैथोड फिलामेंट पे करंट अप्लाई करते हो, तो आपकी हीटअप होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखो जरा, इस पिक्चर में देखो, ठीक है ना। ये क्या आपका बल्ब है, ऐसे समझ लो, ये क्या है, बल्ब है। इधर से देखो आपने करंट दिया, करंट दिया तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एकदम फास्ट हो जाएंगे और इसकी तरफ मूव करेंगे। A high voltage is applied to the cathode and anode accelerating the electrons towards anode। अब इधर देखो, ये तो था कैथोड, ये तो क्या था, कैथोड, और इधर क्या है, ये वाला क्या है भाई, एनोड। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो एकदम स्पीड से क्या आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहे हैं, और ज्यादा मैंने क्या किया, आपके वोल्टेज बढ़ाया तो और ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट मटेरियल सच एज टंगस्टन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके टारगेट को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है जी। जैसे टंगस्टन मैंने मटेरियल लगा रखा था यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं भाई, स्ट्राइक करते हैं। इससे क्या होते हैं, ये स्लो डाउन होते हैं, और स्लो डाउन होने के कारण आपके एक्सरेज क्या करती है, रिलीज करते हैं। इस तरीके से एक्सरेज का रिलीज होता है। अब एक्सरेज का देखो यार, काफी जगह आपका यूजेज है, जैसे मैंने बताया है ना, बॉडी स्कैन कर सकते हो आप इससे, ओके।
आप इससे लाइक कोई भी वेल्डिंग वगैरह है वो भी कर सकते हो, वेल्डिंग वगैरह जॉइंट्स चेक कर सकते हो। ओके। आप कोई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है। आप कोई हार्ड टू रीच पोजीशन है वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। ठीक है जी। ये आपके एयरपोर्ट पे भी लगे रहते हैं, एयरपोर्ट पे भी लगे रहते हैं। ठीक है ना। एयरपोर्ट पे भी क्या होते हैं भाई, लगे रहते हैं। इवन अगर आप एएफएस भी जाओगे ना तो काफी सारे एएफएस में भी लगे रहते हैं, एसएसबी के अंदर तो नहीं होता है। ठीक है। अब ये यूजेस देखो मैंने यहाँ पे अगेन लिख रखे हैं, तो इन यूजेस को एक बार पढ़ लेना। अब चलिए क्वेश्चंस का आंसर बताइए। अच्छा, एक और रिलेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो रिलेशन क्या है कि कोई भी मान लो आपकी वेव वगैरह है ना, या फिर मान लो कोई भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। कोई भी मान लो क्या आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा ना, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अपने को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बट जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इनके ऊपर कितना चार्ज है इनटू वोल्टेज। क्यू क्या होता है, कितना चार्ज है इनके ऊपर। ठीक है। और वी क्या होता है, इन पे वोल्टेज कितना है। नाउ जैसे कि देखो, आपके इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना। वैसे ही आपके वोल्टेज क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काफी बार इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कर पाता है। सीडीएस का क्वेश्चन है ये, एक्चुअली सीडीएस 2 2017 का क्वेश्चन। बोल देता हूँ क्या है कि an electron and a proton starting from rest are accelerated through a potential difference of 1000 volt। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों पे मैं क्या लगाता हूँ, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो आपका प्रोटॉन है। दोनों पे कितना वोल्टेज लगाता हूँ, इस पे भी 1000 वोल्ट लगाता हूँ और इस पे भी क्या लगाता हूँ, 1000 वोल्ट लगाता हूँ, 1000 वोल्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपको काफी सोचना पड़ेगा। ऊपर दो जो दो फॉर्मूले बताए ना, उसके उनके बेसिस पे। चलो पोल आ रहा है। नंदनी का ए आ रहा है, शेख का बी आ रहा है। अभी तो पोल में बताओ क्या होगा। 42% ही देखो इसको करेक्ट कर पाए हैं। अभी थोड़ा इसको समझना, क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या चीज बताई आपको, एक चीज बताई, और वो चीज क्या थी, और वो चीज क्या मैंने बताई मैंने, कि भाई इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इनके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि क्या है, क्यू इंटू वी। ठीक है ना। ये दो चीज बताई थी। अब एक चीज देखो भाई, ध्यान से देखना। ठीक है ना। दोनों पे देखो वोल्टेज क्या सेम है, वोल्टेज दोनों पे क्या है, सेम है। और अपने को पता है दोनों पे चार्ज भी क्या होता है, सेम होता है। बस नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, एक उस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी चार्ज तो दोनों पे सेम है ना। देखो चार्ज भी दोनों पे सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो मैं बोलूंगा ना काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, बोल सकता हूँ ना इतना। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सेम है। बट रिलेशन देखो क्या दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट, ये तो हो गया गलत। फिर देखो क्या बोला है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाइयर, द स्पीड ऑफ प्रोटॉन विल बी हाइयर,
द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल। अपने को स्पीड में रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी तो मेरे को पता चल गया सेम है। अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या भाई सेम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। इसके भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर की। और ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। अगर देखो भाई दोनों की दोनों वैल्यू सेम है और आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये क्या होता है, कम होता है, और प्रोटॉन का मास होता है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज तो पता है ना सभी को। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होनी पड़ेगी और यहाँ पे वेलोसिटी कम होनी पड़ेगी, तभी ये रिलेशन दोनों वापस बराबर आएंगी। समझ में आया ना। देखो ये इतना पार्ट इसका इलेक्ट्रॉन का क्या है, कम है, और इसका इतना पार्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वेलोसिटी यहाँ कम होगी यहाँ ज्यादा होगी, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आंसर होगा इसका बी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये रिपीट भी हुआ एक बार और वापस भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी एक और कॉन्सेप्ट है भाई, ये लास्ट है। थोड़ा सा परेशान करूंगा, ये लास्ट कंसेप्ट है, ये मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट अगेन 2-3 बार क्वेश्चन आए, एंड व्हाट आई वांट कि आप 30 में से 30 करके आओ, इस हिसाब से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चीज़ें ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाला कंसेप्ट देख लो, इजी सा कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, पिछले चैप्टर्स पे बेस्ड आपका इक्विवेलेंट वेट। ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैंने काफ़ी बार पीवाई के देखे हैं इसके। इक्विवेलेंट वेट देखो क्या होता है, मोलिकुलर वेट निकाला था ना पिछली वाले क्लास में, याद हो तो। मोलिकुलर वेट में जब एन फैक्टर का डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। अब मोलिकुलर वेट तो सबको याद है कि सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे S2SO4 का H का निकाल लिया, S का निकाल लिया, O का निकाल लिया, ऐड कर दिया, मोलिकुलर वेट निकल गया। बट एन फैक्टर क्या है, इसको क्या बोलेंगे। देखो ये एन फैक्टर क्या होता है, इसको समझ लो बस, यही मेन है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपको कंपाउंड दिया है, वो अगर एसिड है, तो उसमें कितने H प्लस आयन्स है, जितने H प्लस आयन है ना उसी को बोलेंगे एन फैक्टर। अगर मान लो आपको बेस दिया है, उसमें कितने OH माइनस आयन है, उसी को क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। अगर आपको मान लो कोई नॉर्मल कंपाउंड दिया जिसके अंदर ना तो आपको H प्लस आयन दिख रहे हैं ना OH माइनस आयन दिख रहे हैं, तो उसको किससे रिएक्ट करवाओ, वाटर से। रिएक्ट कराने के बाद देखो H प्लस या OH माइनस आयन कितने हैं, उसका इतना क्या होगा, एन फैक्टर। अगर आपको सोल्ट दिया है, सोल्ट के लिए आपको क्या देखना है, चार्ज देखना है। चार्ज जितना है उतना ही क्या होगा, आपका एन फैक्टर होगा। नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहला देखो, जैसे एसिड है, ठीक है ना, एसिड है HCl। ओके, एसिड कौन सा है भाई, आपका HCl है। अब HCl की सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको डिसोसिएट करना है, इसमें देखना है H प्लस आइंस कितने हैं। अगर देखो मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, यही बनेगा। देखो H प्लस कितने हैं, H प्लस कितने हैं भाई, यहाँ पे H प्लस है आपके 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके कारण वैल्यू कितनी हो गई, एन। अब मोलिकुलर मास बताओ इसका कितना होगा, H का देखो 1 होता है, Cl का कितना होता है, 35.5 होता है ना। तो 35.5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.5, डिवाइडेड बाई 1 किया तो आंसर कितना आ गया, 36.5। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। समझ गए। जैसे दूसरा वाला देखिए H2SO4, अगर मैं H2SO4 को देखो ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, H2SO4 को ब्रेक करूं तो क्या बनेगा। देखो H2SO4 को ब्रेक करोगे, आपको पता है SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस होता है, ठीक है ना। SO4 पे कितना चार्ज होता है भाई, 2 माइनस होता है। तो क्या बनेगा, H2 प्लस बनेगा, है ना। प्लस क्या बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा। SO4 क्या बनेगा, 2 माइनस, सॉरी H प्लस, ये 2 टाइम्स होगा और ये क्या बनेगा, 2 माइनस बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना। H प्लस कितने होंगे भाई, 2 होंगे, और आपके SO4 कितना है, 1 है, जिसपे चार्ज कितना है, 2 माइनस। तो अगेन देखो यहाँ पे H प्लस साइंस कितने हैं, 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका देखो आपको क्या निकालना है, अगेन मोलिकुलर मास निकालना है। अब सल्फर का जैसे देखो अपने को पता नहीं है भाई कितना होता है, कितना होता है 48, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब ऐड करके निकालो, इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखो इसका 2 हो जाएगा, इसका 48 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 64। 8 किया तो कितना आया टोटल, टोटल 8 किया तो कितना है, देखो ये 50 होगा, 50 और 60 आपके 110, 114 आएगा। तो 114 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 टाइम जाएगा, 1 4, ये आ जाएगा 57। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। अभी जो मैं तीसरा आपको बात कर रहा था, तीसरा मतलब मान लो आपको कुछ दिया ही नहीं है, जैसे SO2 है, अब आप इसके अंदर देखोगे तो ना तो H प्लस दिख रहा है, ना आपको OH माइनस दिख रहा है। इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अगर देखो इस टाइप का आ जाए ना, तो आपको SO2 को क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है।
जब देखो आप SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो ये क्या बनेगा? कोई बता सकता है? ये क्या बनेगा? ये बनेगा H2SO3। क्या बनता है ये? H2SO3 बनता है। अब इसको देखो, इसके अंदर आपके कितने हाइड्रोजन है? अगेन देखो, हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा? अगेन 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो अगेन देखो, SO2 का क्या निकालो आप? मोलिकुलर वेट निकालो। मोलिकुलर वेट इसका निकलेगा, ठीक है ना? इसका मत निकाल देना, क्योंकि अपने को इसका पूछा है। इसका मोलिकुलर वेट निकालो। 48 प्लस 16, 16 32, 32 और 48 कितना होगा? ये होगा आपका 50 और 80। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आ गया भाई? 40। समझ गए? सिमिलरली देखो, अब बात करते हैं बेस की। ये अपन बात कर रहे हैं बेस की, कि बेस का कैसे करेंगे। बेस में देखो OH माइनस आयन कितने हैं? जैसे NaOH को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा? देखो Na प्लस प्लस OH माइनस। तो OH माइनस देखो कितना है? 1 है। NaOH का बताओ टोटल आपका मोलिकुलर वेट कितना होगा? Na का देखो कितना होता है? Na का कितना होता है? 23 होता है क्या भाई? बताओ जरा कोई। Na का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 23 होता है ना? लगभग 23 होता है। देखो 23 और ये 24 और 16, 30 40 हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आंसर कितना आ गया आपका? 40 आ जाएगा। इस तरीके से क्या निकालना है भाई? आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। चलो इसका आंसर बताओ आप। इस वाले का आप आंसर बताओ। AlOH3। एल्यूमिनियम का बता देता हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है ना, ये 27 होता है लगभग। बताओ इसका आंसर। 78 26। देखो एल्यूमिनियम का निकालते हैं। क्या बनेगा? Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस बनेगा। है ना? तीन आपके हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? फैक्टर कितना हो गया? फैक्टर हो गया आपका 3। अब 3 हो गया तो देखो 27। 27 ऑक्सीजन देखो 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो 27 और 3 कितना हो गया? 30। 30 और ये कितना हो जाएगा? 48। तो 78 हो जाएगा टोटल। 78 में देखो 3 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 टाइम जाएगा, 16 18, ये 6 टाइम जाएगा, तो आंसर आएगा 26। ठीक है? ऐसे ही देखो, जैसे NH3 का पूछ लिया। अब देखो इसके अंदर अगेन आपका OH माइनस आयन नहीं है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे ये अमोनिया, अमोनिया में क्या करो भाई? वाटर का रिएक्ट करवाओगे। अब वाटर का रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। सॉरी, NH4OH बनेगा ये। NH4OH ही बनेगा ना? अगर NH3 को रिएक्ट करवाएंगे H2O से तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना भाई? हाँ, NH4OH ही बनेगा ना? ठीक है। अब NH4OH बना तो अगेन देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितना है भाई? एक ही है। तो फैक्टर कितना हो जाएगा? N फैक्टर हो गया, अगेन देखो 1। अब इसका निकाल के देखना आप कितना आता है आंसर। ऐसे देखो, जैसे NaCl हो गया आपके। अब ये हो गया सोल्ट वाला केस। अगर आपके सोल्ट आ जाता है, तो सोल्ट के केस में देखो आपको क्या देखना है? चार्ज देखना है। इसको क्या करो? ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो देखो आ रहा ऊपर Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ऊपर सिर्फ चार्ज देख लो भाई, चार्ज आपके कितना है? जैसे यहाँ पे 1 है तो N क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे CaCO3 है, इसको भी ब्रेक करो आप। ब्रेक करोगे तो देखो क्या आएगा? Ca2 प्लस आएगा और CO3 2 माइनस आएगा। अगेन देखो चार्ज कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, ठीक है ना? मतलब 2 कैल्शियम लग रहे हैं, तो यहाँ पे N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। सिंपली सिर्फ आपको N फैक्टर निकालना है, आंसर आ जाएगा। सल्फर का 32 थोड़ी होता है। देख लेते हैं भाई। हाँ 32 होता है, ठीक है भाई, 32 होता है ना? इसको करेक्ट कर लेना भाई, 32 होता है। उसके हिसाब से आंसर निकाल लेना, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? सल्फर का 32 होता है। ओके, करेक्शन कर लेना वो। चलो, अभी इसका आंसर बताओ। ये CDS में आया था क्वेश्चन।
वैसे आपको एटॉमिक मास वो देके देता है, जो भी टफ होगा। गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है BaOS2 का। अब देखो ये क्या दिख रहा है, मेरे को तो बेस दिख रहा है, बेस दिख रहा है तो क्या देखोगे? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मोलिकुलर वेट निकालो, कितना आ जाएगा भाई? देखो 137.3 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2, टोटल कितना आ जाएगा? 171.3 आ जाएगा ना। ओके। इसके बाद में देखिए इसको ब्रेक करते हैं BaOS2 को, तो कितना आएगा? ये आएगा देखो Ba2 प्लस प्लस OH माइनस, बट OH माइनस कितने होंगे? 2 है तो 2 आएगा। तो एन फैक्टर कितना हो गया आपका? 2 हो गया, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 171.3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 85.7। अब ये वाला क्वेश्चन आपका SWA ट्राई करना है इसको। इसमें अब ये एसिड लिखा है तो देखना इसमें H प्लस आइंस कितने हैं, ठीक है ना। मेरे को तो 2 दिख रहे हैं, बाकी आप ट्राई करना। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, ये बाउंसर है, इसका ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है इसलिए मैंने ऐड किया बस, और कोई मतलब नहीं है। कि एक पेशेंट की एब्डोमेन में आपके एक्सरे कंडक्ट करने से पहले जनरली एक सोल्ट दिया जाता है ताकि ज्यादा क्लियर आपकी इमेजिंग आए, तो वो कौन सा सोल्ट दिया जाता है? कमेंट के अंदर आंसर बताओ इसका जल्दी से, कमेंट के अंदर ही बता दो इसका आंसर। कौन सा सोल्ट दिया जाता है? अगर किसी को पता है तो ये ध्यान रखना, आपके कौन सा सोल्ट दिया जाता है? बेरियम सल्फेट, इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट दिया जाता है। ओके। चलिए अभी इसका आंसर बताओ भाई। ये कल पढ़ाया था आपको, देखते हैं कर पाते हो क्या आज। टिक को वो जरूरी नहीं है आपका आंसर हो। तो ये मैं पढ़ाया था कल आपको कि वो एंजाइम जो आपके सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं बट डिफरेंट एमिनो एसिड कंपोजिशन होते हैं, उनको जनरली अपन आइसो एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। अब क्लास खत्म होने से पहले, एंड करने से पहले एक बात बोल देता हूँ सभी को, कि जैसे मैंने आज आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए, जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया आपका, है ना, आपके जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, इनसे क्वेश्चन आपके उतने ज्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। बाकी का सारा जितना देखो अपन ने पार्ट किया बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो पहले, इसलिए इजी लगा, ठीक है ना। पढ़ चुके हो इसलिए आपको क्या लगा? इजी लगा। इन टॉपिक्स को स्पेशली ज्यादा रिवाइज करना अगर आपको इनको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ओके। सर मेरी यूनिवर्सिटी से पीसी आना लेट होगा, सो डॉक्यूमेंट फॉर, पीसी आना लेट होगा? पीसी मतलब? पीसी मतलब? अच्छा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट।
तो आपको वो टेक वालों ने साथ में देखो ये लिखा है क्या, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का लिखा है क्या उन्होंने? यार पीसी तो झट से मिल जाता है, यही तो मतलब होता है पीसी का। यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो उसी दिन दे देते हैं वो तो। जो पसंद हो वो करो गगन, जिसमें आपका फ्यूचर है, जो जिसमें आप फ्यूचर बनाना चाहते हो। ऐसे हर कोई डिग्री मत उठो जिसमें आपकी प्लानिंग हो कि मैं ये करूंगा आगे जाके इसमें। बोनेफाइड ही सॉल्यूशन है उसमें तो, से आप बोनेफाइड फिर कॉलेज से बनवाओ वो लेके जाओ। और ट्राई करो यार, मिल जाता है मेरे हिसाब से तो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, बड़ी चीज नहीं है। इसको ना तुक्का मत मारना गगन, सिंपल सी बात ये है। आप जिस भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो, बट ये माइंडसेट के साथ मत लेना कि मेरे को तो एनडी ज्वाइन करना है या फिर मेरे को तो सीडीएस करना आगे जाके प्रिपेयर। ये माइंडसेट के साथ कभी भी डिग्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके क्या होता है, उसके अंदर दिक्कत करता है। एसएसबी के अंदर वो पूछेगा क्यों की भाई आपने ये डिग्री, और आपको पता ही नहीं है मैंने ये डिग्री क्यों की। आप जवाब देते हो कि सर मेरे को तो ये करना था इसलिए टाइम चाहिए था। अरे मेरी कॉलेज तो सड़ू है भाई। यस यू कैन लीव, जिनको जाना है जा सकते हैं। मेरी कॉलेज तो सड़ू है। अब कल ना ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, ये अच्छे से रिवाइज करके आना, कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपको क्लास के अंदर, क्योंकि इसके पीवाई क्यू बहुत है। इसीलिए मैंने आज इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि आज मैं अगर आपको करवाता ना तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, कल पूछूंगा ये। ओपन स्कूलिंग मत करो यार, चाहे फालतू कॉलेज से कर लो बट ओपन मत करो। ओके, चलिए फिर अभी सेशन एंड करते हैं ना, फिर आपके 6:30 क्लास भी है। कल मिलते हैं अपन 10th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के साथ में, दैट इज आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नई चीज। ठीक है ना, तो कल काफी क्वेश्चन करेंगे अपन, सो गेट रेडी फॉर दैट। बनाओ, यही तो मैंने बोला गगन, बनाओ, ये चीज नहीं रखनी है भाई, ये माइंडसेट रखोगे तो दिक्कत होगी आगे जाके, एसएसबी के अंदर दिक्कत होती है स्पेशली। आपका फ्यूचर प्लान होना चाहिए, फ्यूचर प्लान सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो बस आर्मी ज्वाइन करना है। ठीक है ना, ये आपका फ्यूचर प्लान नहीं होना चाहिए। हाँ कर लो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।